शंकर के डमरू नाद बिसरे सुन सकल काज। अगर रेवोल्यूशन क्रिएट करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स, तो माध्यम माँ है, पिता नहीं है। इसमें अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म ग्राफ को हिट कर पाया, डुबा नहीं पाया। कभी कॉन्सर्ट्स होंगे तो 20-25 कॉन्सर्ट्स आपके महीने में होंगे, और नहीं होंगे तो एक भी कॉन्सर्ट नहीं होगा। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। आज तुम्हें सुनने के लिए आया हूँ। देखना चाह रहा था लौंडा कैसा बजाता है, तो मैंने मम्मी से कहा मैं पॉलिथीन में नहीं खाना खाऊंगा। तो मम्मी से प्लेट नहीं है, ऐसे ही खाना पड़ेगा। जिंदगी ने उस टाइम पे मुझे सिखाया। आप पैलेस से मेरे एक बारी तबला प्लेयर ही भाग गए। स्टेज पे आने से पहले आदमी को तैयार करना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। बाकी जिसकी जैसी मर्जी, लेकिन हमारे लेजेंड्स तो यही करते हैं। अब मैं उसको अलग अलग तरीकों से स्थाई को गाए जा रहा हूँ कि वाकई किसी तरीके से तो मुझे अंतरा याद आ जाए। मेरी इतनी तारीफ हुई कि आज आपने कैसे कैसे रंग दिखाए स्थाई के गाते हुए, मजा आ गया। अब मैं उनको क्या बताता, भाई रंग नहीं दिखा रहा था, अंतरा याद करने की कोशिश कर रहा था। और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के ये म्यूजिक लाओ। मुझे शिकारा ने वो प्लेटफॉर्म दिया जहां पे कि मैं कमर्शियल वेंचर से लोगों तक कश्मीर के संगीत को लेके पहुंचा। वतन छूट सकता है उसकी धुन नहीं, सांस थम सकता है मगर उसकी गूंज नहीं। नमस्कार, ताल तत्वा में आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित अभय रुस्तम सपोरी जी, जो कि सपोरी सूफियानी घराने की 300 वर्षों से पुरानी परंपरा के प्रतिनिधि हैं और प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित भजन सपोरी जी के शिष्य पुत्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत ताल तत्वा में। नमस्कार जी सर, हम बात करते हैं आज़ादी के समय की या 90s की कश्मीर में। आपकी क्या यादें हैं? जो एक बच्चा रुस्तम था, रुस्तम के दिमाग में क्या यादें ताज़ा है अभी भी? देखिए, जब हम 1947 के दौर की बात करते हैं, पर 47 से पहले, मैं पहले आपको धन्यवाद दूं मुझे ताल तत्व में बुलाने के लिए। मैंने आपकी सीरीज़ के कई पॉडकास्ट सेशंस देखे, और ये नहीं कि आपके सामने बैठा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं आपको बधाई इस बात की देता हूँ कि एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स की बात कर रहा है, ये आज की रिक्वायरमेंट भी है। और जाहिर है कि हम जब बात करते हैं तो फैलाव तो बहुत रहता है, लेकिन एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट जो हो, जो आपके ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ हो। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को ये मालूम है कि अगर आपको क्लासिकल के बारे में, डांस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, ट्रेडिशनल आर्ट्स के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, संस्कार के बारे में, तो एक दरवाज़ा ये है। तो उसके लिए मैं आपको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे इसमें इंक्लूड करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब 47 पे आते हैं। देखिए, 47 में मैं तो पैदा हुआ नहीं था जी। लेकिन 47 का जो दौर था उसमें जो सब लोगों को पता है कि जिस टाइम पे कबाली अटैक हुआ कश्मीर में, हमारे परिवार को सोपोर से निकलना पड़ा। हमारे परिवार को, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पे, उनको तो शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि कबालियों का बहुत ही एक मैसिव अटैक था वो। और कबालियों के पीछे तो फोर्सेस थी बेसिकली, वो तो नाम कबाली है। और ये तो हिस्ट्री है, कोई मैं अपनी बात नहीं बता रहा। लेकिन हमारा परिवार जब वहाँ से निकला, श्रीनगर पहुँचे, लेकिन श्रीनगर में दुनिया एकदम अलग थी। हमारा परिवार सोपोर से, और सोपोर में माहौल, क्योंकि परिवार वहाँ था, काम करते आए थे, तो लोग सीख रहे थे, लोग संगीत के साथ जुड़े हुए थे। बड़े बड़े सेंट्स, चाहे वो शैव परंपरा के हों, वो सूफी परंपरा के हों, घुमा फिरा के ईश्वर की इबादत है तो दोनों एक ही हैं। लेकिन बड़े बड़े पीर फकीर, सोपोर बहुत दिया है, तो वहाँ का माहौल है, जाहिर है वो एकदम अलग था।
लेकिन जब श्रीनगर मेरे दादाजी पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी पहुंचे, एक सोशल टैबू जो अटैच था संगीत के साथ, डांस के साथ, कि ये तो भांड मिरासियों का काम है। डेरोगेटरी टर्म्स और भी थी, ये तो मैं बहुत रिफाइंड टर्म यूज कर रहा हूं। म्यूजिक की रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं, डांस तो सवाल ही नहीं उठता। उसके ऊपर एक रिलीजियस एंगल भी जुड़ा हुआ था कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो एक शौक आया कि अब ऐसे माहौल में कैसे काम आगे चलेगा। लेकिन दादाजी ने इस पूरे माहौल को बदल दिया, जिसके लिए उनको फादर ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक वहां बोला जाता है। लोगों को सिखाना, छोटी लड़कियों को सिखाना, म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना जम्मू कश्मीर में, इंस्टीट्यूट्स को जोड़ना, प्रयाग संगीत समिति को जोड़ना, म्यूजिक में डिग्रीज लाना, म्यूजिक में जॉब अपॉर्चुनिटीज खोलना, तो ये पूरा माहौल श्रीनगर का बदल गया। मैं एक बारी दादाजी से पूछा था कि आप गर्ल चाइल्ड पे इतना फोकस क्यों किए थे, तो वो मुझे बोले कि अगर रेवोल्यूशन क्रिएट करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स, तो माध्यम मां है, पिता नहीं है। खास तौर पे कल्चर में ये बच्चियां जब बड़ी हुई, शादी हुई, नेक्स्ट जनरेशन आई, वो म्यूजिकली इंक्लाइंड जनरेशन थी। तो इस प्रोसेस में जहां पे कि दादाजी ने 35,000 के आसपास का ये नंबर है जिनको सिखाया है, उसमें हजारों की तादाद है जो प्रोफेशनली म्यूजिक में आए, परफॉर्म किया, जिस भी लेवल तक किया हो, चाहे कॉलेज लेवल तक ही किया हो या स्टेज लेवल पे जाके किया हो। एक कश्मीर का पूरा माहौल बदल गया और ये बच्चे पढ़ के डिग्रीज लेके प्रोफेसर बने। तो दादाजी के लिए ये कहा जाता था, ये उस्तादों के उस्ताद हैं। अब ये मेरी मेमोरी नहीं है क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन ये मैंने जो सबसे सुना है, देखा भी है काम कैसे हुआ है। और 70s का दौर आते आते कश्मीर में जब पापा स्टेप इन किए एज प्रोफेशनल म्यूजिशियन, कंपोजर, तो उनके पास एक ग्राउंड था वर्क करने के लिए, जो ग्राउंड दादाजी के पास नहीं था। उन्होंने वो ग्राउंड क्रिएट किया और फिर उस ग्राउंड पे उन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन की। तो अगर दादाजी ने हमारे बहुत अच्छे रबाब प्लेयर थे, आज वो नहीं हैं, एक मकबूल साहब थे, डायनेमिक रबाब प्लेयर, क्या स्ट्रोक था उनका, मेरी कंपोजिशंस में भी वो बजाए हैं। या मेरे दादाजी के डिसाइपल थे मजीद साहब। तो पापा को वो ग्राउंड मिला कि उनसे वो पीसेस बजवाएं। अच्छा, बहुत सारे म्यूजिशियंस जो थे, चाहे वो फोक के ही थे, लेकिन हल्की सी क्लासिकल की लर्निंग थी। तो जिस वक्त उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कह रहे हैं ये इस राग में है, तो वो उनके लिए और ईजी हो जाता था, क्योंकि फोक म्यूजिशियंस के साथ वर्क करना बहुत टफ है। और मैं जितने भी ऑर्केस्ट्रास किया हूँ उसमें मुझे मालूम है जान निकल जाती है, क्योंकि एक सेक्शन है जो पूरा नोटेशन से चलेगा और दूसरा सेक्शन है जिसको कोई मतलब नहीं है आप क्या म्यूजिक लिखते हैं। अगर वो भूल गए तो भूल गए। तो विद 100 पीस ऑर्केस्ट्रा आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि कभी भी आपका फोक म्यूजिशियन पीस गलत बजा देगा या भूल जाएगा, लेकिन उसकी अपनी खूबसूरती है उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। लेकिन वो ग्राउंड वर्क मिला क्वायर क्रिएट करने का। जब भी सिंगर्स ट्रेंड थे तो पापा उन पे फर्दर वर्क कर पाए। तो ये जो एक ट्रांजिशन रहा कि सोपोर से श्रीनगर, उसके बीच में जम्मू कश्मीर कल्चरली ग्रो कर गया। और मुझे लगता है अगर हमारी फैमिली खास तौर पे सोपोर से शिफ्ट नहीं हुई होती तो ये माहौल जम्मू कश्मीर का नहीं होता, क्योंकि हमारा कल्चर है बहुत रिच। हमारा शैव्य परंपरा, हमारी सूफी परंपरा, हमारा फोक कल्चर डोमिनेटेड बाय सूफी थॉट।
वहां का बच्चा सूफी फलसफा ही बोलता है, और भले ही उसको मालूम है या नहीं मालूम है, हमारी नर्सरी राइम्स में शैव परंपरा और सूफी परंपरा की ही झलक है। तो जो चीजें इंसान 10 साल 15 साल स्पिरिचुअलिटी में रहने के बाद रियलाइज करता है, वो हमें नर्सरी राइम्स में वहां पड़ा हुआ है कश्मीर में, हम रियलाइज करें ना करें। तो वो एक डेवलपमेंट मुझे लगती है बनी जम्मू कश्मीर के इस कल्चर की, जिसको हम आज देखते हैं। और ये कल्चर, मैं आपको बताऊं, ये बुलंद खड़ा है। इसमें अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म ग्राफ को हिट कर पाया, डुबा नहीं पाया। क्योंकि मेरे फादर एक चीज़ पे बहुत स्ट्रेस देते थे, आपने भी सुना होगा उनका ये बोला हुआ, कि कल्चरल डेंट ये नहीं आना चाहिए। कल्चरल डेंट आपकी कल्चरल आइडेंटिटी मिटा देता है, आपके कल्चर को ही नहीं मारता, वो आपकी जनरेशन्स की पूरी सोच बदल देगा। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कार क्या है, और उसको रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो जो एक डेंट है उसको बचा के रखना होता है। और वो काम इतना हुआ, और वहां के म्यूजिशियंस का काम, म्यूजिक को एक रेस्पेक्ट मिली, फील्ड को एक रेस्पेक्ट मिली, आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट मिली। तो ये तो है, बाय द टाइम मैं बॉर्न हुआ तो कश्मीर एक रिच कल्चरल स्पॉट बन चुका था। तो मेरा जन्म एक बहुत ही खुशनुमा खुशगवार माहौल में हुआ है, एक ऐसे माहौल में हुआ है जहां पे संगीत की बात होती थी, ह्यूमैनिटी की बात होती थी। मेरे घर में कन्वर्सेशन वॉज बियॉन्ड रिलीजन। मुझे 8 साल की उम्र तक ये नहीं मालूम था कि मैं हिंदू हूं, क्योंकि मुझे वो नहीं सिखाया गया कि तुम्हारा रिलीजन क्या है। हाँ, मुझे ये मालूम था कि मैं मंदिर जाता हूँ, पापा मंदिर लेके जाते थे, हम दरगाहों में जाते थे क्योंकि परंपरा है। मेरे लिए सब बराबर रहे हैं, मेरे बचपन में मैंने यही देखा है। तो वो जो एक फाउंडेशन है मेरी, जिसका कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे मेमोरी में इतनी ताज़ा है कि आज भी मैं उसी प्रोसेस में वर्क कर पाता हूँ। सर, आप बात करते हैं कि म्यूज़िक आप पे नेचुरली आपने चूज़ किया, या फिर एक था कि आप नवी पीढ़ी के हैं, ध्वजवाहक हैं, तो आपको म्यूज़िक करना ही होगा? देखिए, हम जो भी बच्चा एक लेगेसी से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे जाहिर है कि डॉक्टर का एक बेटा होगा या बेटी होंगी, वो भले ही मेडिसिन फील्ड ना ले, लेकिन उनको 10 दवाइयाँ पता होती हैं कि बुखार के लिए ये देना है, इसके लिए ये देना है। वैसे हम इंडियंस बॉर्न डॉक्टर्स हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू मेडिकल फील्ड, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना 10-15 दिन का इलाज करने के बाद, ऑन अ लाइटर साइड। संगीत में भी जो लेगेसीज को बिलोंग करते हैं, वो उसी माहौल में पैदा होते हैं। मैं इसी माहौल में पैदा हुआ, मैं संतूर की आवाज़ में ही मेरा बर्थ हुआ है। तो जाहिर है कि भले ही मैं आर्टिस्ट नहीं बनता, एक फुल टाइम प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं बनता, लेकिन संतूर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा तो रहना ही रहना था। पर हमारे घर में आपको बहुत आप सरप्राइज्ड होंगे, म्यूज़िक फोर्स नहीं किया जाता कि आपको प्रोफेशन लेना ही लेना है। आपको सीखना ज़रूर पड़ेगा, और सीखने की कंडीशन है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, इस घर में आपको नहीं सिखाया जाएगा। ये एक अनकहा रूल है इस परंपरा का। तभी आप देखेंगे सोपुरी परिवार में, परिवार से मेरा मतलब घराना परंपरा से है, क्योंकि जहां 35,000 से ज़्यादा डिसाइपल्स हों तो जाहिर है हम घर की बात तो कर नहीं रहे हैं। इस घर में आपको मिनिमम ग्रेजुएट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे,
और ये तादाद थाउजेंड्स में है। जितने पीएचडीज आपको इस घर में मिलेंगे, आपको किसी घराने में शायद नहीं मिलेंगे, शायद, क्योंकि मेरे दादाजी का फोकस पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा था। यही रीज़न है कि दादाजी के 3 बेटे, मेरे सबसे बड़े अंकल डॉक्टर मोहन सोपोरी, मेरे दूसरे अंकल डॉक्टर भूषण सोपोरी, लीडिंग साइंटिस्ट हैं, फिर पापा। लेकिन अगर आप एकेडमिक बैकग्राउंड देखेंगे, मेरे दोनों अंकल्स फुल टाइम म्यूजिशियंस नहीं बने, लेकिन मेरे बड़े अंकल सितार बजाते हैं, मेरे दूसरे अंकल तबला बजाते रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सितार और तबला भी या संतूर भी बजाते रहे हैं हमेशा, लेकिन मेन इंस्ट्रूमेंट उनका तबला रहा, बड़े अंकल का सितार रहा, पापा ने संतूर लिया। अब देखिए, जिसकी जैसी मर्जी है, लेकिन आप एकेडमिकली देखेंगे तो इतने पढ़े लिखे हैं। अगर मैं पापा की बात करूं तो 3 मास्टर्स, 3 एडिशनल ग्रेजुएशंस, तो जहाँ पे म्यूज़िक के 2 मास्टर्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर का मास्टर्स है, वहीं पे फिलॉसफी साइकोलॉजी का भी एडिशनल ग्रेजुएशंस है, वेस्टर्न म्यूज़िक का ग्रेजुएट स्टडी है। और ये नहीं है कि आपको डिग्रीज जमा करके अपनी सर्टिफिकेट्स जमा करनी है, आपका जो विजन है वो खुलता है, और वो विजन जाहिर है कि अगली पीढ़ी में भी चला जाता है, चाहे बच्चों में जाए या डिसाइपल्स में जाए। तो हमारे घर में एक तो पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ के सीखना चाहता है तो हम उसको पहले कहते हैं फिनिश करो। कोई 12वीं से पहले आएगा, भाई 12th कर लो, 12th के बाद हम उसका एडमिशन कॉलेज में कराएंगे ही कराएंगे, जो मर्जी लेना है। मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स में चले जाइए, आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, मेडिकल में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो मर्जी। क्रूड वर्ड बोलूंगा, अनपढ़ नहीं रह सकते इस घराने में, क्योंकि इसमें एक जरूरी चीज ये भी है। देखिए, ये बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा। आप सैलरीड नहीं है। अगर आपने म्यूजिक एज प्रोफेशन लिया, एज सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपके पास प्रोग्राम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपकी एकेडमिक बेसिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर आपको लगे कि नहीं मुझे जॉब करनी है, तो यू शुड बी क्वालिफाइड इनफ कि आपकी जॉब लग सके, आप स्कूल में सिखाएं। देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, जिंदगी पैसे के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, लेकिन आप भूखे तो नहीं रह सकते। तो हो सकता है कि एज अ फुल टाइम म्यूजिशियन आप सर्वाइवल आपका मुश्किल हो रहा है, तो आपके पास एक सेफ गार्ड होना चाहिए। तभी आपको इस परंपरा में सारे पढ़े लिखे मिलेंगे। और जाहिर है वो मेरे ऊपर भी आना था, और मुझे पापा को कन्विंस करना पड़ा कि मैं फुल टाइम म्यूजिशियन ही बनूंगा। मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, मैं नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर भी रहा हूँ, तो एक टाइम पे मुझे था कि मैं शायद हॉकी प्लेयर बन जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ उस टाइम भी, आज भी हॉकी क्रिकेट नहीं है, वो फ़र्क है। तो वो एक रीज़न मेरे लिए बन गया कि शायद ये बहुत फ्रूटफुल ना रहे मेरे लिए। स्पोर्ट्समैन तो हमारे हैं और बहुत अच्छा करते हैं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड देश का इतना नाम करते हैं। तो मेरा था कि मैं अपना मैनेजमेंट करके मुझे एमबीए करना है। मैं पूरा प्लान बना चुका था, लेकिन ईश्वर जो प्लान बनाता है वो तो अलग प्लान्स होते हैं ना, मेरे प्लान बनाने से क्या होगा। तो मेरा क्लियर था कि मुझे अपना एमबीए करना है और मैं जॉब करूंगा और साथ साथ म्यूज़िक चलता रहेगा। तो मेरा डेब्यू भी हो गया था, अराउंड 1995 मेरा डेब्यू हो चुका था एज अ संतूर प्लेयर। फिर कॉलेज के टाइम पे वो ईश्वर ने अपनी चीज़ें रच ली और आई डिसाइडेड कि अब मुझे म्यूज़िक ही अपनी लाइफ में फुल टाइम प्रोफेशन लेना है। तो मैंने जब पापा से कहा तो उन्होंने कहा पहले ग्रेजुएशन ख़त्म करो फिर बात करेंगे, एंड टॉपिक ओवर।
कोई कन्वर्सेशन नहीं थी। तो ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद देन आई एक्सप्लेन पापा, आई सेड पापा अब अगर मैं MBA के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स MBA कर रहे थे, तो मैंने कहा 2 साल मैं म्यूज़िक नहीं कर पाऊँगा और वो करके वापस आके मैं म्यूज़िशियन ही बनूंगा, तो मेरे ये 2 साल वेस्ट हो जाएंगे और अभी तक जो मैंने रियाज़ किया ये मेरा वेस्ट हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये पापा को पता नहीं है, लेकिन वो शायद ये देखना चाह रहे थे ये सीरियस है कितना। तो मुझे बहुत कन्विंस करके फाइनली पापा सेड अच्छा ठीक है, छोड़ दो MBA, अब ज़रूरत नहीं है। तो सीखना इस परिवार में ज़रूरी है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये कंडीशन है, लेकिन फिर म्यूज़िक आपके ऊपर फोर्स नहीं किया जाता। तो यहाँ पे एक मैं आपको ये भी सवाल बताऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन बीच में ले आऊँगा। कई लोग सोचते हैं कि जो लेगेसीज को बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है। आसान नहीं है, क्योंकि ये अकेला शायद ऐसा परिवार नहीं होगा। कई परिवारों की, कई घरानों की ऐसी सोच होगी कि भले ही वहाँ ये ना हो कि भाई आपको मिनिमम मास्टर्स करना है या अपना लाइफ में एकेडमिकली बहुत एडवांस्ड रहना है, शायद इतना भी ज़्यादा ना हो, लेकिन आजकल तो बच्चे वैसे पढ़ाई लिखाई तो करते ही हैं। लेकिन ये ज़रूर होगा कि एक कुछ रूल सेट सब लोग करते हैं। तो घरानों में भी बच्चों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हाँ, ये फ़र्क है, हमारा बर्थ ही इसमें होता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, मैं तो बचपन से ही संतूर सुनता आया हूँ, पैदा होने से पहले भी। जब मैं सेल फॉर्म में होऊंगा तब भी संतूर की आवाज़ चल रही है। तो उसका एक बेनिफिट भी है, उसका फ़ायदा भी है, और अगर मैं उस चीज़ को फिर अपना प्रोफेशन लेता हूँ तो शायद मैं ज़िंदगी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यही मैं बच्चों को भी बोलता हूँ जब मैं स्टूडेंट्स के लिए परफॉर्म करता हूँ कि हो सके तो अपने हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लीजिए। कि अगर आपको, हाँ, देयर हैज़ टू बी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन टू इट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा उठ के कहेगा जी मैं बस घर में गार्डनिंग करूँगा। आप गार्डनिंग करिए, बट फिर फार्मिंग सीख लीजिए, उसकी साइंटिफिक अप्रोच को देखिए, बी अ गुड फार्मर। तो आपको ज़िंदगी में जो मर्जी करना है आप करिए, बट ट्राई टू बी द बेस्ट। इट्स नॉट अबाउट बीइंग नंबर 1, इट्स अबाउट बीइंग द बेस्ट। सर, आपने बोला घराने से आते हैं, स्ट्रगल्स काफ़ी रहते हैं, कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपने लाइफ में फेस किए हैं? फाइनेंशियल स्ट्रगल जाहिर है कि होता ही है, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उस दौर से अभी भी गुजर रहा हूं। हम ये सोच के ही फील्ड में आए हैं कि ये स्ट्रगल तो आपके साथ जिंदगी भर रहना ही रहना है। फिर चाहे आप उस ब्रैकेट में हो जो 10% टैक्स रूल्स में आता हो या 30, 35, 40, आई डोंट नो व्हाट आर द रिसेंट वंस, आप किसी भी ब्रैकेट में हो, उस ब्रैकेट में आपका स्ट्रगल रहता ही है। क्योंकि आप जिस भी ब्रैकेट में हैं वैसे ही आपका लाइफस्टाइल होता है और वैसा ही आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो इवन व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू यू टुडे, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर रिगार्डिंग फाइनेंसेस एंड ऑल विच कीप्स ऑन गोइंग। तो ये तो जिंदगी का एक जिसको आप कहें कि ये तो जुड़ा हुआ है जिंदगी से, इसको हम एस्केप नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रेशर में आपको दबना नहीं है। और जब मैं ये बात करता हूं कि आप अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाइए, तो आप ये देखिए कि कोविड टाइम इतना टफ था फॉर द एंटायर वर्ल्ड। म्यूजिशियंस, और म्यूजिशियन से मेरा मतलब मैं पूरे क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूं, आपको थोड़े खुश दिखे, बुरी हालत हो गई थी, कॉन्सर्ट्स नहीं थे। ये फ़र्क है कि जैसे मान लीजिए मेरा और पापा का एक अब्रॉड टूर था, तो उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन करेंगे, तो उन लोगों ने 10% ऑफ व्हाट दे वर सपोज टू पे अस, अगर हम बाहर जाते तो उसका 10% ही पे किया। तो हम लोगों का सर्वाइवल थोड़ा सा इजी रहा। टफ था लेकिन इजी था कंपेयर टू दोज, क्योंकि हमने ये भी देखा बहुत सारे कलाकार ऐसे थे जो
सड़क पे उतर के वेजिटेबल सेल करना शुरू किए थे, न्यूज़ में भी था, बहुत टफ दौर था, पर सबके सब खुश थे। और खुश क्यों थे? हमें रियाज का टाइम मिल गया। ये हम स्टेज पे आते हैं तो सबसे पहले आपका रियाज हिट होता है, तो प्रोग्राम्स तो थे नहीं, सब लगे हुए हैं अपना रियाज करने में। तो वो जो स्ट्रगल की जब बात आती है, अगर आप कंटेंटेड हैं, आप खुश हैं, तो स्ट्रगल जो है वो एक हवा के झोंके की तरह आएगा, थोड़ा सा किश्ती को हिलाएगा और फिर आप आगे निकल पाएंगे। अगर आप उसमें दब गए तो वो नैया जो है वो डूब जाती है। तो इसलिए हमें बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। और वो बच्चे जो घरानों से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं हैं, उनको ये चीज़ समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमने तो परिवार में यही देखा है। दादाजी ने भी यही स्ट्रगल किया, पापा ने भी यही स्ट्रगल किया, किसी की मदर होंगी तो मम्मा ने भी यही स्ट्रगल किया, खुद भी बच्चा वही स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जो घरानेदार नहीं होते, उनके फादर शायद फुल टाइम किसी जॉब में होंगे, या कोई अगर होंगे उनकी शॉप है, तो उनका ये है कि दिन में हम इतना सामान बेचते हैं और पैसा आता है, आपने क्या कमाया दिन में? तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन फेस करते हैं। यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि इस फील्ड में ये आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। कभी कॉन्सर्ट्स होंगे तो 20-25 कॉन्सर्ट्स आपके महीने में होंगे, और नहीं होंगे तो एक भी कॉन्सर्ट नहीं होगा। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। सर, लाइफ में कोई रिग्रेट है? मैं पास्ट को लेके क्रिब नहीं करता, ये मेरा नेचर है। कितनी भी एडवर्स सिचुएशन से मैं गुजरा हूं, एक मेरे नेचर में है कि जो होता है इवेंचुअली अच्छे के लिए ही होता है। अब इसमें कोई ये कह सकता है कि अगर घर में कोई गॉड फॉरबिड ट्रेजेडी हुई तो इसमें क्या अच्छा है? अब इसमें तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता। लेकिन जब आपके एल्डर्स का हाथ आपके ऊपर होता है तो आप बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। जब वो हाथ नहीं रहता तो आपको समझ में आता है, अच्छा जिंदगी में ये भी था देखने के लिए। तो ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो आपने मुझसे सवाल पूछा, रिग्रेट, मुझे लगता है मेरा जो लाइफ का एक रिग्रेट है वो ये है कि लाइफ के इस सर्कल को जानने के बावजूद भी मैं उसको इग्नोर कर गया। और जितना आज के चेंजिंग टाइम्स को समझते हुए भी, शायद जितना मुझे मेरे ग्रैंडफादर को रिकॉर्ड करना चाहिए था, या पापा को लास्ट में उनके जाने से पहले कोविड टाइम के दौर की बात कर रहा हूँ, कि पापा को मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, वो मैं चूक गया। ये मुझे सर्टेनली लाइफ का एक रिग्रेट है, क्योंकि मैं लगा रहा कि कोविड ठीक हो जाएगा और मैं प्रॉपर स्टूडियो हायर करके रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे जो पापा का संतूर था वो कहीं और पहुंच चुका था। अब वो राग के बियॉन्ड जा चुका था। आज संतूर विद द ग्रेस ऑफ गॉड उस लेवल पे जहाँ की पापा ने अपने सोपोरी बाद से उसको लाया, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। चंद महीनों में आपको मैं संतूर पे दरबारी सुनाऊंगा। अब कहाँ संतूर में दा और रा का भी डिफरेंट कैटेगरी नहीं था बोलों का, वहाँ से आप राग दरबारी संतूर पे अब सुनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थीं जो पापा के जाने से पहले मेरा था कि ये चीज़ें पापा रिकॉर्ड करें, जो एक रेफरेंस बनती, वो मुझसे चूक गया, मैं मिस कर गया उस चीज़ पे। लेकिन मेरे बहुत क्लोज, मेरे तो बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं उस्ताद जुनैन खान जी, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खान साहब के बेटे। तो मैं उनसे एक बार शेयर कर रहा था, यही चीज़ मैंने कहा बहुत बड़ा रिग्रेट है, मैं चूक गया पापा को रिकॉर्ड करना लास्ट में। तो वो मुझे वापस में बोले,
पर पापा तुम्हें तो रख के गए हैं ना, यू विल डू इट, ये वर्ल्ड दरबारी अब तुमसे सुनेगी। तो शायद यही इस प्रकृति का नियम है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन और उसके बाद अगली जनरेशन, ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो रिग्रेट है, हाँ, उसको लेके मैं दुखी नहीं होता, मैं उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाता हूं। मुझे कुछ ऐसा रचा है पापा ने कि जो चीज गलत हो वही मेरी स्ट्रेंथ बनती है। जैसे मैं जब छोटा था, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती थी, हद से ज्यादा। मतलब इवन एज ए स्कूल गोइंग किड, लोग आके मुझे बोल देते थे आपको हमारे लिए बहुत काम करना है, खासतौर से मेरे कश्मीर के लोग, मेरे म्यूजिशियंस वहाँ के, हमारे लिए काम करना है। तब मुझे लगता था कि हाँ, मैं मैनेजमेंट करूँगा, एमबीए करूँगा, क्योंकि मेरे एमबीए का कीड़ा बहुत पहले से था। मैं अच्छा अर्न करूँगा, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करूँगा। एंड मच लेटर आई रियलाइज, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, कि मुझे फाइनेंशियल हेल्प नहीं करना है उनको। उनके पास है फाइनेंस, जितना भी है, जो भी है, उनको वो सपोर्ट चाहिए जो उन्होंने दादाजी से देखा है और पापा से देखा है। वो वही मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे वॉन्ट मी टू बी देयर विद देम। तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत रही हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी रही हैं। मेरे पहले कॉन्सर्ट में मुझे पापा से कंपेयर किया जा रहा था। तो एक्सपेक्टेशंस कहाँ हैं? मैंने उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाई है। ईश्वर की कृपा है, मैं इन एक्सपेक्टेशंस में दबानी लोग दब जाते हैं। एक हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं इस कंट्री के, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, लेकिन उनके पिता इतने बड़े एक्टर हैं कि वो उस पेड़ के शैडो से निकलना इतना मुश्किल होता है। वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लोग कहते हैं उनके फादर साहब तो इससे बेहतर करते थे। भाई, उनके फादर अलग हैं, आप इनका काम देखिए, कोई ये भी काम भी कर रहा है। तो ये तो मैं आपको एक्टिंग की फील्ड की बात बता रहा हूँ। संगीत में भी यही है कि मैं बनारस का आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। वहाँ संकट मोचन मंदिर में मेरा पहला प्रोग्राम, और एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे मिले, खूब आशीर्वाद दिया। उन्हीं की लैंग्वेज आपको बताऊंगा। तो कहे कि तुम्हारे पिता को मैं बचपन से सुन रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ ये कितने बचपन की बात कर रहे हैं, ये तो खुद इतने बुजुर्ग हैं, और मैं आपको 2000 शायद 1 की बात बता रहा हूँ। तो मेरे को ये कब छोटे थे, इन्होंने पापा को कब सुना, आज तुम्हें सुनने के लिए आया हूं, देखना चाह रहा था लौंडा कैसा बजाता है। अब मैं स्टेज पे चढ़ा भी नहीं हूं, उससे पहले आप मुझे ये बोल रहे हैं। और उनके लिए लौंडा इज अ नॉर्मल वर्ड, इट्स नॉट अ डेरोगेटरी वर्ड। ये एक्सपेक्टेशंस है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस, मुझे लगता है एक तो ईश्वर की कृपा रहे, लोग आपसे एक्सपेक्ट भी करें। तो मुझसे लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया, और एक ये चीज रही कि मैं उन चीजों पे काम कर पाया हूं। देखिए, हमारे फील्ड में अगर कोई, जैसे बनारस वाला मैंने इंसिडेंट आपको बताया, कॉन्सर्ट के बाद वो मुझसे आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए। अगर आते तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि कई जगह की ऑडियंस, खासतौर पे अगर मैं बनारस की आपको बताऊं, बड़ी खतरनाक ऑडियंस है। वो आपके मुंह पे, आपके चेहरे पे आके आपको बोल सकते हैं कि वाह क्या बजाए बेटा, थोड़ा रियाज और करके आना अगली बारी। ये बनारस की ऑडियंस आपको बोल सकती थी। तो अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो कंटेंटेड फील करके निकल चुके हैं। तो वो नहीं आए तो शायद अच्छा ही था। देखिए, मेरी भी ग्रोथ है। मैं 2000 में 2001 में वो तो नहीं बजा रहा था जो मैं आज बजा रहा हूँ। मेरी भी ग्रोथ थी, वो लोग भी अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन आप किसी बच्चे से एक्सपेक्ट करें, ये रिश्ता आपका उस कलाकार से पहले से बंध गया होता है। अब इनका रिश्ता, इन्होंने कहा ये तो कब से पापा को सुनते आए हुए हैं, तो पता नहीं कितने डिकेड से ये पापा को सुनते आए। इनका रिश्ता वहां से आया, और शायद इन्होंने तभी अपने दिमाग में बांध दिया होगा कभी तो इनका बेटा होगा और उस बेटे को भी मैं सुनूंगा। तो ये तो इस फील्ड की एक खूबसूरती है कि रिश्ते ऐसे बनते हैं जो रिश्तेदारी नहीं होती, लेकिन बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। मैंने वही चेहरे
सालों साल कॉन्सर्ट में अपने दाएं बाएं सामने बैठे हुए देखे हैं। मुझे नहीं मालूम वो कौन थे, मुझे ये नहीं मालूम वो क्या काम करते थे, मुझे ये नहीं पता कि उनका नाम क्या था। मुझे चेहरे याद हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 2 साल 3 साल में चेहरे याद हो गए, तो हम लोग मिलते थे तो एक स्माइल शेयर होती थी और नमस्कार। पर वो क्या करते थे, रहते कहाँ थे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो ये एक अलग रिश्ता है और वो सुनने के लिए लोग आपको आते हैं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं होता, बाहर भी होता है। मैं कुर्ता पजामा पहनूं या शॉर्ट्स पहन के आऊं, आदमी आदमी है। मैं आपको अपने रिसेंट कॉन्सर्ट का बताता हूँ। यूरोप में था, एम्बेसी ऑफ इंडिया ने वो कॉन्सर्ट किया था ब्रसल्स में। मैं ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 10-11 साल के बाद वहाँ परफॉर्म कर रहा था। मैं जो ही एंटर किया, पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया एंड दे स्टार्टेड वेलकमिंग मी विद क्लैप्स। मतलब फॉर अ सेकेंड मुझे था प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, मैं स्टेज पे एंटर कर। वो प्यार, वो रेस्पेक्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं आ रहा था, वो मेरे पूरी परंपरा के लिए आ रहा था। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस थी जिन्होंने, जो पापा के बहुत बड़े फैंस रहे हैं। कईयों ने दादाजी को तक सुना हुआ है। तो ये जो प्यार है, ये अपनापन, मुझे लगता है हम ह्यूमंस क्या हैं, आज हैं कल नहीं है। देखिए, मुझे कोविड ने एक बहुत चीज़ में थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ टॉपिक से। मेरी जिंदगी के 3 इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी को टाइम टू टाइम शेप किया। पहला 1990 मैं जब 90 में कश्मीर से आया, दिल्ली पहुंचा, तो मैंने ये समझ लिया जिंदगी में कि एक दिन जब आप सोएंगे तो आप एक पैलेस में हो सकते हैं, अगले दिन जो आप सोएंगे तो शायद आप एक सर्वेंट क्वार्टर्स में हो सकते हैं। हम जब दिल्ली आए तो दिल्ली में आने के बाद हम सर्वेंट्स क्वार्टर में रह रहे थे। ग्रेटर कैलाश में हमारे कोई जानने वाले थे, उन्होंने एक कमरा हमें रहने के लिए दिया जो बेसिकली सर्वेंट्स क्वार्टर था। छोटा कमरा था, इससे हाफ जो ये स्टूडियो है। और कमरे में मेरे 2-3 टी शर्ट्स, जितना एक बैग में उस वक्त निकाल सकती थी मम्मी। जब तक भाई पहुंचे, उनको पहले ही जम्मू भिजवाना पड़ा था ड्यू टू सम वहाँ पे, क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे। तो फिर भाई आए तो उनके थोड़े से कपड़े, मेरे फादर के चंद कपड़े, संतूर था, मेरी मदर के चंद कपड़े, ना कोई थाली, ना खाना खाने की, पॉलिथीन में भी, मतलब मुझे कोई वो क्रिएट नहीं करना है सिंपैथेटिक थिंग, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि लाइफ आपको क्या दिखा सकती है। तो मैंने मम्मी से कहा मैं पॉलिथीन में नहीं खाना खाऊंगा, तो मम्मी से प्लेट नहीं है, ऐसे ही खाना पड़ेगा। एंड फाइनेंशियली हम कोई बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से तो आ नहीं रहे थे, लेकिन हालात ने ऐसा बना दिया कि नीचे गाड़ी तो खड़ी थी, क्योंकि गाड़ी, एक नई गाड़ी खरीदी थी 89 में, तो उसकी डिलीवरी 1990 में मिली। उन दिनों बहुत टाइम लगता था, फिएट थी। तो फाइनली फिएट जम्मू में हम डिलीवरी लिए थे उसकी, और वो लेके दिल्ली तो आ गए, लेकिन अब पेट्रोल भी तो डालना है, लेकिन उतना भी फाइनेंस नहीं अलाउ कर रहा था उस टाइम पे। वो स्ट्रगल ऐसा था। एक जिंदगी ने उस टाइम पे मुझे सिखाया, आप पैलेस से सड़क पे रातों रात पहुंच सकते हो। तो मेरी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशें जो हैं वो उतनी हैं जितनी मेरी ज़रूरतें हैं, उसके बियॉन्ड नहीं है। कोविड टाइम सेकेंड इंसिडेंट रहा है जिसमें मैंने ये देखा कि हम ह्यूमंस हैं क्या।
इसमें मैं आपको बताऊंगा हमारे इतने सारे आर्टिस्ट चले गए। कई आर्टिस्ट, एक फ़ोन मुझे आया मिनिस्ट्री से, कोई मैं जानता था उनको, तो उनका फ़ोन आया कि अबे एक बेड अरेंज हो सकता है। एक हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट, वो फाइनली सरवाइव नहीं किए। पर मैं उस दिन ये सोचा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक बेड नहीं अरेंज कर पा रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर नहीं पा रही थी, हमारी एकेडमी कुछ नहीं कर पा रही थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा था। नॉट दैट कि वो कर नहीं रहे थे, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। डॉक्टर्स मिलके एक बेड नहीं अरेंज कर पा रहे थे। ना पैसा काम आ रहा था, ना नाम काम आ रहा था, ना रिलेशंस काम आ रहे थे, ना अवार्ड्स काम आ रहे थे। हम हैं क्या? जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द एंटायर यूनिवर्स, जो शायद दिखता भी नहीं। और हम कैसे कैसे ईगोज पाल लेते हैं जिंदगी में। इसने मुझे ऐसा कैसा कह दिया। मुझे कोई प्रीच नहीं करना है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई थॉट ह्यूमंस कोविड के बाद सुधर जाएंगे, वी डिडंट। क्या नहीं सुधरे कि कोविड लॉकडाउन के 4 दिन के बाद दिल्ली के स्काई का कलर मैंने वैसा कलर नहीं देखा था 90 से। मेरे को ऐसा भी स्काई होता है दिल्ली का। बर्ड्स की आवाजें आने लगी दिन में, जो कभी सुनाई नहीं देती हैं 7:30-8 बजे के बाद दिल्ली में। बॉम्बे में बॉम्बे डॉल्फिन्स मरीन ड्राइव वाले एरिया के पास वहाँ दिखने लगी। मेरी एक फ्रेंड है जो वहाँ रहती हैं, तो शी टोल्ड मी कि मैं तो पैदा ही यहाँ पे हुई, मुझे तो मालूम ही नहीं था यहाँ डॉल्फिन्स हैं। डॉल्फिन्स होंगी कहाँ से? हमने तो सिर्फ बोट्स और फेरीज और वो सारी जमा करके रख दी हैं वहाँ पे। थोड़ा सा शायद सोचने की ज़रूरत थी। सड़कों पे जानवर कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे थे। तो यानी हम नेचर को कितना डिस्टर्ब किया। फिर वहीं के वहीं पहुंच गए, फिर से वही सारी चीज़ें। मतलब वी डोंट लर्न, हम सीखते नहीं हैं। और तीसरा इंसिडेंट मेरी ज़िंदगी में जो मुझे बहुत सिखा के चला गया था, दैट वाज पापा's डिमाइस। मैं जब पापा के बाद सारी पूजा वगैरह ख़त्म हो गई, तो आई थॉट कि मैं पापा का संतूर निकालूं और उसको ट्यून करूं। तो जब मैं बैठा तो मैं सोचा ये वही साज है जिसको पापा ने वहां पहुंचाया जहां आप जो मर्जी चाहें संतूर पे कर सकते हैं। आप चाहें तो टप्पा बजाएं, आप चाहें तो ध्रुपद बजाएं, आप चाहें तो ख्याल अंग से आएं, आप जो मर्जी चाहें आप टप ख्याल बजाएं, ठुमरी बजाएं, कजरी बजाएं। ये साज यही है, पापा का म्यूजिक यही है, पापा का थॉट यही है, सब कुछ यही है। बस पापा का फिजिकल बीइंग यहां नहीं है आज। और वो तो इतने एलिवेटेड सोल थे। और मैं बैठ के सोच रहा हूं मैं क्या हूं? एक दिन मैं भी ऐसे ही निकल जाऊंगा और मेरा साज पीछे रह जाएगा। तो मैं पीछे क्या छोड़ के जाऊंगा? शायद एक लेगेसी, चाहे वो बच्चों के अपने ब्लड रिलेशन के फॉर्म में हो या घर के बच्चे सीख के जो जा रहे हैं उनके फॉर्म में हो। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग क्या हूं ये छोड़ के जाऊंगा, बाकी तो सब यहीं रहने वाला है। ये 3 इंसिडेंट मेरी जिंदगी में अलग अलग टाइम पे मुझे तो बहुत कुछ सिखा के चले गए। मेरी पापा के बाद तो आई रियली चेंज्ड अ लॉट। मेरे चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। मैं ही बदल गया। सर आपको कोई बैक स्टेज किस्सा याद आता है कुछ, कभी कोई? मेरे एक बारी तबला प्लेयर ही भाग गए। तो हुआ यूं कि प्रोग्राम से पहले पहली बार वो मेरे साथ बैठ रहे थे और
उस टाइम मैं भी छोटा था, तो अलग अलग तालों में ऑपरेट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि पहली बार कहीं जा रहा हूँ तो सवा मात्रे की ताल बजा लूँ, 1.5 मात्रे की ताल, मतलब क्वार्टर, हाफ, इनमें परफॉर्म करूँ। तो थोड़ा सा मैं देखा कि कैसा, क्योंकि तबला प्लेयर का भी एक वो देखना पड़ता है वो कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो मैं डिसाइड किया कोई एक ताल 10.5 या 11 मात्रा कुछ मैंने डिसाइड किया, और अलग अलग टेम्पो चेक किए और फिर स्टेज पे चले गए। जब स्टेज पे हम बैठे तो तबला प्लेयर भी आके बैठे। तो मैं जब राइट मुड़ा उनकी और एक बारी देखा, स्माइल किया, देन आफ्टर 1 सेकेंड आई रियलाइज्ड ये वो तो नहीं है जिनके साथ में ग्रीन रूम में बैठा था, ये कौन है? तो पहले तो मैं अपने आप को चेक करने लगा कि मुझे गलती हो रही है क्या, बाल वाल तो नहीं थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ? तो मैंने कहा नहीं, ये तो वो तबला प्लेयर ही नहीं है। तो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा 1 मिनट। तो वो आए, मैंने कहा ये ग्रीन रूम में तो ये नहीं थे ना, कि कोई और थे? तो कहा नहीं नहीं ये अलग है। मुझे लगा कि शायद इन लोगों को लगा अपनी ओर से कि हम तबला प्लेयर चेंज करेंगे, थोड़े से एक बड़ा नाम रखेंगे स्टेज पे। तो मुझे लगा कि ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है उस तबला प्लेयर के साथ। मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, आप उन्हीं को बुलाइए, आपने डिसाइड किया था वो मेरे साथ बैठेंगे, तो दिस इज़ रॉन्ग। अब मुझे तो बैकग्राउंड नहीं मालूम। तो कि नहीं 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 अभय, ऐसी कोई बात नहीं है, आप वो नहीं है। अब फाइनली जब मैं बहुत इंसिस्ट करने लगा तो मुझे बोले कि वो भाग गए। भाग गए? कहाँ भाग गए? का तबला तो ग्रीन रूम में है, वो है नहीं। और हमने पता करवाया तो somebody said वो स्कूटर लेके निकल गए। तो मैं कहा ऐसे कैसे भाग गए? तो कहे वो थोड़ा सा आप जो अलग अलग ताल लेना चाह रहे थे वो कंफर्टेबल शायद फील नहीं कर रहे थे, थोड़ा घबरा गए। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन पार्ट ऑफ प्रोफेशन। और ऐसा कई बारी हुआ है कि कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत मेजर एक चीज़ आती है, वो ये है कि जब मैं पहला प्रोग्राम मेरा दिया, जो मेरा डेब्यू था, हालांकि मैं उससे पहले भी कुछ छोटी छोटी बैठकों वगैरह में बजा चुका था संतूर। इवन 91-92 में मैंने छोटे छोटे बैठकों में बजाया है, कोई बहुत बड़े स्टेज पे नहीं बजाया। 95 के आसपास का जो ये कॉन्सर्ट था, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में पापा के साथ मुझे बजाना था। पापा ने राग तो वही रखी, सब चेंज कर डाला। मतलब मैं तो स्टैचू हो गया था पूरा स्टेज पे। वापस आया, थोड़ा रोया भी, पापा से शिकायत भी की कि पापा ये क्या किया आपने, चेंज कर दिया। तो वापस मैं आंसर दिया, अगली बारी जब स्टेज पे चढ़ोगे तो थोड़ा तैयार होके आना। तो मुझे इतना डर होता था पापा का कि ये क्या कर डालेंगे स्टेज पे, कि अगर वो मुझे कहते अच्छा ठीक है हम यमन बजाएंगे, तो उसके इर्द गिर्द की जितनी भी रागें, जहाँ क्योंकि संतूर है तो थोड़ा सा ऐसा नहीं हो सकता कि आपने डिसाइड किया कि बिलावल थाट की राग ले लेंगे और आप भैरवी में घुस जाएंगे। दैट डजंट हैपन, संतूर पे नहीं होता। क्लासिकल में क्योंकि ये क्रोमेटिक ट्यूनिंग के हिसाब से राग नहीं बजता इस पे। तो उस राग के इर्द गिर्द जितने भी कॉम्बिनेशंस थी, कि इसे यमन से कल्याण की ओर निकल गए, यमन कल्याण निकल गए, शाम कल्याण निकल गए, शुद्ध कल्याण निकल गए, मैं उन सबको देखता, पूरे कल्याण निकल गए, मैं इन रागों को देखता। अगर पापा ने कहा मारवा बजाएंगे, थोड़ा सा भी टाइम में इधर उधर हो गया, हो सकता है वो पूरिया बजा दें, हो सकता है मारवा के बाद बोले हम एक सोनी की छोटी कंपोजिशन प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये सारी रागें अपनी ओर से तैयार करके जाता था। अगर उन्होंने बोला मध्यले एक ताल आज देखते हैं दिन में, वैसे तो कोई फिक्स तो होता नहीं है इतना, लेकिन मध्यले एक ताल आज बजाएंगे, बंदिश देख लेना, क्योंकि मैं गाता हूँ तो वो बंदिश थोड़ा सा याद रहना चाहिए। इसमें आपको एक किस्सा भी सुनाऊंगा।
पर मेरी जितनी भी बंदिशें कॉम्बिनेशंस में बैठती थी मैं सबको एक बारी देख लेता था, क्योंकि वो क्या चेंज कर जाएं। ग्रीन रूम में बोले चलो निषाद चेंज कर लो, राग चेंज है, तो वो तो बड़ा इंसान बुरा। आपको थोड़ा सा तैयार होकर स्टेज पे आना चाहिए। देखिए स्टेज किसी का नहीं है, स्टेज डीप ओशन है। अगर आप हाफ प्रिपेयर्ड गए तो डूबना तो पक्का है। तो स्टेज पे आने से पहले आदमी को तैयार आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। बाकी जिसकी जैसी मर्जी, लेकिन हमारे लेजेंड्स तो यही करके आए हैं। चाहे आप आज से 100 साल पीछे चले जाएं, आज की भी जो हमारे लेजेंड्स, ईश्वर उन सबको लंबी हेल्दी आयु दे, इसी प्रोसेस से आए हैं और आगे भी इसी प्रोसेस से आएंगे। बीच का जो मैं आपसे किस्से की बात कर रहा था कि पापा ने लास्ट मोमेंट पे राग चेंज किया, और शायद हमसे पहले जो आर्टिस्ट थे उन्होंने वही राग परफॉर्म कर दिया। तो ग्रीन रूम में पापा ने मुझसे कहा कि मालकोस मिलाओ। लास्ट परफॉर्मेंस था हमारा, तो मालकोस मिलाया। मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ बंदिश तो याद ही है मुझे। जब मैं बजाने बैठा तो पापा ने इशारा किया कि मदले की बंदिश है कि आ जाओ। तो मैं स्थाई आऊं और मुझे तो अंतरा ही ना याद आए। अब मैं उसको अलग अलग तरीकों से स्थाई को गाए जा रहा हूं कि कहीं किसी तरीके से तो मुझे अंतरा याद आ जाए। बड़ी प्यारी बंदिश है। एक लाइन आपको सुनाता हूं कि ता डेमा 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 डेमे का डेमे का डेमा 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 डेमे का डेमे का शंकर के डमरू नाद बिसरे सुन सकल काज नाद अति प्यारे डेमा डेमा। अब ये तो मैं कर लूं, इसके बाद मुझे याद ही ना है। अब मैं लगा रहा डेमा 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 डेमे का थोड़ा सा वेरिएशन ला दे, डेमा 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 डेमे का। ये भी कर रहा हूँ, सब कुछ किए जा रहा हूँ। जब फाइनली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं अपना ही अंतरा शुरू हो गया कि शंकर हो दे नाद। कभी माइक्रोफोन में जाऊं कभी ना जाऊं, सारा इधर उधर करके मैंने अंतरा कर लिया, जिसका कोई मतलब तो था नहीं, वो अंतरा था ही नहीं। पंडित भीमसेन जोशी जी भी बाद में मुझे पता लगा एक बार ही भूल गए थे अंतरा, घर का एड्रेस गा लिया, गली नंबर इतनी मेरी इतनी तारीफ हुई कि आज आपने कैसे कैसे रंग दिखाए स्थाई के गाते हुए, मजा आ गया। अब मैं उनको क्या बताता, भाई रंग नहीं दिखा रहा था, अंतरा याद करने की कोशिश कर रहा था और याद नहीं आ रहा था। स्टेज पे कुछ भी हो जाता है। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के बाद हम एग्ज़ाम में, जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई के अलावा बाकी हरकतों में मेहनत करते हैं और फिर चीटिंग वाले रिसोर्सेज निकालते हैं, तो मैं बंदिशें लिखना शुरू हो गया छोटे पेपर्स पे, क्योंकि डायरी तो बड़ी होती है। और जब मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये राग परफॉर्म करना है, ग्रीन रूम में करूँ या घर पे करूँ, जैसा भी, मैं उसकी बंदिश निकाल के अपने टॉप उस पे बंदिश, अब तो मेरे जमा हो गए हैं छोटे छोटे पेपर्स, तो मैं ऊपर रख लेता हूँ कि अगर भूल गया तो एटलीस्ट मैं देख सकता हूँ। हो जाता है कई बारी, भूल जाता है आदमी। लेकिन देखिए स्टेज क्या है, ये ईश्वर की कृपा है। आप सुर लगाएं, तानपुरा 440 पे मिला हुआ है, आपका सुर 440 पे ही लगे तो ईश्वर को थैंक्स देने चाहिए कि मालिक आपका शुक्रिया, ये सुर लगा। क्योंकि आप जितनी मर्जी रियाज कर लें, आप जो मर्जी कर लें, प्रोग्राम से पहले अगर गला बैठ गया तो बैठ गया, आप क्या करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी डिवाइन हैं इस प्लेनेट पे। देखिए आप माने तो शिवलिंग है, नहीं मानिए तो पत्थर है। ये हमारे ऊपर है इस चीज का। लेकिन जो इस प्रैक्टिस में गुजरते हैं उनको ये मालूम है
कि कण कण में शिव है, हर चीज़ में डिवाइन है। फिर आप उसको अल्लाह के रूप में देखें, आप उसे वाहे गुरु के रूप में देखें, आप उसे शिवा, लॉर्ड कृष्णा, आप नारायण कर समझें, जो मर्जी समझिए, आप जीसस समझिए, ये डिवाइन ही है। तो डिवाइन के साथ जितना हो सके ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। सर आपकी मुलाकात होती है विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ, शिकारा मूवी में आपका म्यूजिक भी था, उस किस्से के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी जब विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ मुलाकात हुई, उस टाइम पे मैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत एक मेजर काम कर रहा था, वहाँ के कल्चरल पॉलिसी को लेके और थोड़ा एकेडमिक फील्ड को लेके। 2015-16 में मैंने बहुत वर्क किया वहाँ पे, ताकि एक प्रॉपर कल्चरल पॉलिसी फ्रेम हो विद गवर्नमेंट नॉर्म्स, आर्टिस्टों की ज़रूरतों को देखते हुए, नीड्स को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और उस प्रोसेस में कल्चरल कमिटी फॉर्म हुई, जिसका मैं मेंबर भी, जाहिर है उन लोगों ने मुझे बनाया। तो उस मीटिंग में मेरी इनसे मुलाकात हुई, और उसी टाइम पे मैं एक और भी वर्क कर रहा था। मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा शिकारा पे आने से पहले, कि दादाजी ने जो काम किया, म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया, ग्रेजुएट लेवल पे म्यूज़िक आ गया जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बाद फिर आगे चीज़ें कभी बढ़ी ही नहीं। तो मेरे एक बहुत अच्छा, हालांकि मुझसे बहुत बड़े हैं लेकिन हम फ्रेंड्स हैं, वो जो ही हायर एजुकेशन में सेक्रेटरी बन के आए, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, असगर सामुन साहब, डॉक्टर असगर सामुन साहब, और शौकीन म्यूज़िक के, मतलब उनसे कोई कहे कि सूफी बैठक होने वाली है, वो हाई लेवल मीटिंग छोड़ के आ जाते, ऐसा ही पर्सनालिटी। तो वो मुझे कॉल किए कि हायर एजुकेशन में आया हूँ, कुछ करना है। मैं कहा मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के ये म्यूज़िक लागू हो, एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे ही हो, क्योंकि उस टाइम पे इतने हमारे पास टीचर्स भी नहीं थे। एक ये काम हो गया, लेकिन से डन हो गया। तो पहला रिफॉर्म जो आया वो ये था कि अब आज हर डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपको एटलीस्ट एक कॉलेज मिलेगा जहां पे म्यूजिक ऑफर हो रहा है। दूसरी चीज मैंने उनसे कही, मास्टर्स इन म्यूजिक। हालांकि इस प्रोसेस में वो रिटायर भी हो गए, 8 साल लग गए मुझे, लेकिन फाइनली 2025 में पहला बैच मास्टर्स इन म्यूजिक कश्मीर में ज्वाइन हुआ, जो एक हिस्ट्री है। अब विद द ग्रेस ऑफ गॉड 2 साल और निकले तो मेरी कोशिश होगी फिर पीएचडी भी कश्मीर में, क्योंकि आज भी कश्मीर के, देखिए मैं आपको बताऊं, वहां पे हमारे बच्चियां हैं, आज भी पेरेंट्स थोड़ा सा, बहुत फैमिलीज के आपको इस सोच से मिलेंगे कि हम बच्ची बाहर नहीं भेजेंगे, कश्मीर में म्यूजिक कर लें लेकिन कश्मीर में ही कर लें, लेकिन ऑप्शन ही नहीं, आप ग्रेजुएशन के बाद कर ही नहीं सकते। तो मास्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जिस टाइम पे मैं ये सारा प्रोसेस कर रहा था, उस टाइम पे उसी कमेटी में विधु विनोद चोपड़ा जी भी एज मेंबर आए। तो जानते तो वो थे ही, पापा को जानते थे। इनफैक्ट उनके बड़े ब्रदर, उनकी डेथ हो गई है कोविड टाइम में, वीर जी, वो और पापा स्कूल मेट्स थे। तो एक उनको ऑलरेडी मालूम था मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा कहाँ रह रहे हो? मैंने कहा मैं तो दिल्ली में हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ बॉम्बे आऊँ। तो इस मैं एक मूवी कर रहा हूँ, आओ बॉम्बे। तो मैं बॉम्बे जाके उनसे मिला और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट थमाया, कहा पढ़ो इसको। अब मेरे लिए तो वो पूरा 90 का सीन सामने आ रहा था, मैं बड़ा इमोशनल हो गया था उस चीज़ को पढ़ के। तो उन्होंने कहा यू विल बी द कंपोजर फॉर द फिल्म, वील हैव मे बी 1 more कंपोजर, और
मेन थीम मूवी का बनाओ, जो इस शिकारा का मेन थीम होगा, जो लव थीम था, जिसके ऊपर गाना भी फिर कंपोज हुआ। मेरी एक्सपीरियंस में पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी उनके साथ, वो ये थी कंप्लीट फ्रीडम। मतलब मुझे ये नहीं बोला जा रहा था, नहीं इस गाने को ऐसे बनाओ, इसमें टेढ़ा कर दो, यहाँ पे 2 ही लाइनों की अंतरा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको मूव करना पड़ेगा, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग। प्लस मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मेरे कश्मीर के म्यूजिशियंस हैं जो भांड म्यूजिशियंस हैं, यानी जो ओकेजन्स होते हैं उसमें स्वर नहीं, जो कश्मीर की शहनाई है, ढोल नगाड़ा कश्मीर का। मैंने कहा इन म्यूजिशियंस को सिर्फ दरवाजे पे रखा हुआ है, कोई वीआईपी आएंगे दरवाजे पे, ये लोग गाना बजाना करते हैं और वीआईपी अंदर चले जाते हैं। मैंने कहा इनकी रिस्पेक्ट नहीं हुई है। तो कहा कि मूवी में क्या चाहिए उनसे? मैंने कहा 5 सेकेंड इनको फीचर करिए। ही डिड दैट, और मजाक भी किया, कहा ये 5 सेकेंड का बजट इसके पैसे में से काटना। बट ही फीचर्ड देम। देखिए ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है किसी भी व्यक्ति में, और मुझे ये विधु जी की चीज बहुत अच्छी लगी। देखिए भांड म्यूजिशियंस सॉन्ग में नहीं होते, सॉन्ग में कुछ नहीं होने वाला था, उससे ना सॉन्ग में कुछ कंट्रीब्यूट ही होने वाला था, ना ही कम होने वाला था। हालांकि आने के बाद सॉन्ग का एक डायमेंशन भी बढ़ गया। मूवी में एक कलरफुल उस जगह वो एक स्पॉट आया, म्यूजिशियंस बजाते हुए आ रहे हैं, जो फिल्म आया था वहां पे, और उनके लाइव साउंड भी कैप्चर की गई। लोगों को भी पता चला अच्छा कश्मीर में ये भी एक ट्रेडिशन है। देखिए हम जब कश्मीर की बात करते हैं ना प्रेजेंट टाइम्स में, तो पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो हमेशा नेगेटिव साइड आएगा। कश्मीर बहुत रिच लैंड है, इस प्लैनेट का वन ऑफ द रिचेस्ट एरियाज है, और मैं फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कल्चर की बात कर रहा हूं। वहां की संस्कृति, वन ऑफ द एंशंट जो संस्कृति हमारे प्लैनेट पे आपको देखने को मिलती है, वो कश्मीर से लिंक्ड है। हमारे क्लासिकल म्यूजिक की, भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी जो रूट्स हैं वो कश्मीर से कनेक्टेड है। हमारी शैव्य परंपरा, कश्मीर का सूफी कल्चर, कश्मीर का सूफी बिल्कुल डिफरेंट है जो सूफी कल्चर आपको रेस्ट ऑफ द कंट्री में मिलेगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी मिलेगा। देखिए सूफी कल्चर तो इन्फ्लुएंस से आया, जिस टाइम पे 14th सेंचुरी में पर्शियन इन्फ्लुएंस आया, लेकिन आज कश्मीर का सूफीज्म कश्मीर का सूफीज्म है, वो कश्मीर की डिपिक्शन करता है। कश्मीर का अपना क्लासिकल म्यूजिक है, सूफियाना मौसीकी, कश्मीर का अपना फोक है, कश्मीर का अपना लाइट म्यूजिक है। कहाँ मिलते हैं इतने फॉर्म्स? भाषाएं आप देखें, चाहे वो शीना हो, कश्मीरी हमारे यहाँ से लैंग्वेज हो, पूरे जम्मू कश्मीर का अगर देखा जाए, क्योंकि बेसिकली जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, और मैं पीछे चला जाऊं तो पूरा लद्दाख का एरिया, ये सारी चीजें उस कश्मीर को, उस जम्मू कश्मीर को बनाती हैं जिसने इस वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। साउथ में हमें वीर शैविज्म देखने को मिलता है, कश्मीर से गया है। और कोई आपको रीजन मिलेगा कि सबका कश्मीर से एक लिंक रहा है? आर्यभट्टा, कश्मीर लिंक, शारंगदेव, कश्मीर लिंक, आचार्य अभिनव गुप्त, एस्थेटिक्स कश्मीर की देन है, और भी बहुत कुछ। तो कश्मीर अपने आप में एक इतना रिच कल्चर है, इतना रिच कल्चर है। मैं आपको तो बता ही रहा हूं कि नर्सरी राइम्स हमारी, उसमें आपको फलसफा मिलेगा, सूफी फलसफा मिलेगा। तो लेकिन लोग क्या देखेंगे आज कश्मीर को? जितना भी नेगेटिव कश्मीर में हुआ है,
तो वो चीजें जो आप कैसे ठीक करेंगे उसको, माध्यम कल्चर है। जब मैंने 2013 में जुबिन मेहता जी के साथ ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंट किया, 100+ कंट्रीज में लाइव टेलीकास्ट हुआ कि ये है भारत का म्यूजिक, ये है कश्मीर का म्यूजिक, ये है भारतीय संस्कृति। ये सारी चीजें सामने जाती हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे जो एक पूरा थॉट प्रोसेस है कल्चर का, पूरी कंट्री का, कश्मीर से लेके डाउन साउथ, गुजरात से लेके राजस्थान से लेके राइट टिल नॉर्थ ईस्ट, ये सब कंबाइन करके ही भारत बनता है। अब उसमें हम एक हिस्से को, उसके कल्चर को ना समझें। मैंने एक जगह बोला था, मुझे किसी ने पूछा कि अगर कोई एक चीज आपको बतानी हो पूरे नेशन को तो वो क्या होगा? मैंने कहा थोड़ा सा कश्मीर जानिए, आप अपने आप को जानेंगे। आप भले ही साउथ में रहते हो, थोड़ा सा कश्मीर जानिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अपने रूट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कश्मीर की कल्चरल जो एक सिग्निफिकेंस है वो बहुत मैटर करती है। तो जो भी व्यक्ति उस सोच में हल्का सा भी सोचता है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे शिकारा ने वो प्लेटफॉर्म दिया जहां पे कि मैं कमर्शियल वेंचर से लोगों तक कश्मीर के संगीत को लेके पहुंचा, और मुझे उन्होंने वो फ्रीडम दिया। नो डाउट मैंने और भी प्रोजेक्ट्स किए हैं बॉलीवुड के, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को करने के बाद, हालांकि आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संतूर के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेता नहीं हूँ। मैं वो प्रोजेक्ट्स लेता हूँ जो मुझे लगता है कि या तो ह्यूमैनिटी को लेके कोई मैसेज दे रहे हैं या कश्मीर को लेके कोई मैसेज दे रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स में लिमिटेड लेता हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कोई मैसेज हो, क्योंकि मेरी आज एज संतूर को लेके मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देखिए, मैं आज संतूर की जो एंशंट परंपरा है, मैं उसको सामने ले रहा हूँ, और उसमें मेरे लिए सारा परिवार संतूर का एक परिवार है। जब संतूर डे भी हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया, 22 जून को जो पापा का बर्थ एनिवर्सरी रहता है, तो मेरा मैसेज सबको एक ही था कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इस परंपरा में सीखा या कहीं और सीखा, आप संतूर बजा रहे हैं तो आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। हम सब संतूर प्लेयर्स को एक साथ रहना है, इसी तरीके से हम सब म्यूजिशियंस को भी एक साथ रहना है। हम म्यूजिशियंस बड़े टफ चीजों से गुजरते हैं। एक बच्चा कहता है अपने पेरेंट्स को मैं म्यूजिशियन बनूंगा, किसी तरीके से पेरेंट्स हाँ कह दें, बीच में 2-3 साल हो जाते हैं पेरेंट्स, अब बहू का मुंह देखें पर तुम कुछ कमा ही नहीं रहे हो, तो उसके ऊपर वो वाला प्रेशर हो जाता है। किसी तरीके से आगे बढ़ेगा, अब हम बच्चे का, पोते का मुंह देखते तो फिर कुछ मिलता, तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती। यानी एक तो आपका फील्ड आपसे इतने आवर्स ऑफ प्रैक्टिस मांग रहा है, ये 2-3-4 घंटे में ये हाथ आता ही नहीं है। अगर क्लासिकल म्यूजिक की बात करूं या क्लासिकल डांस की बात करूं, अध्ययन है, रागों का अध्ययन है, तालों का अध्ययन है, आपको एस्थेटिक्स पे सोचना है, आपको रागदारी पे सोचना है, आपको शास्त्र पे सोचना है। इन सब के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऊपर आई जा रही हैं। वहां पे कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म भी है, हालांकि मैंने उसको बहुत तोड़ा हुआ है। लॉबिज्म भी है, पॉलिटिक्स इन म्यूजिक भी है, उनके साथ भी एक जिंदगी का एक वो चलता रहता है, ताना बाना। मेरी जिंदगी एक है, जो चीज़ गलत है उसको मैं सिर्फ गलत नहीं बोलता, मैं फील्ड पे उतर के उसको क्लीन कर देता हूँ। तो मैंने म्यूजिक, लॉबिज्म, ग्रुपिज्म को तो दिल्ली में आपको अब उतना नहीं देखने को मिलेगा।
यहाँ तो मैं उसको क्लीन कर चुका हूँ। और नई जनरेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगती है, वो थोड़ी सी इन चीज़ों से हटके है, और नई जनरेशन में भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस आ रहे हैं। आप गाना बजाना सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हाँ, हमारे फील्ड में थोड़ा सा फॉल भी है, उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ साज केवल सुनाई देते हैं, कुछ इतिहास सुनाते हैं। संतूर के 100 तार मानो कश्मीर की रूह जगाते हैं। पंडित जी, आपने संतूर के माध्यम से केवल संगीत नहीं, बल्कि कश्मीर की स्मृतियाँ, पीड़ा, सौंदर्य और उम्मीद को भी स्वर दिया है। ताल तत्वा पे आने और इतने खुले मन से अपने विचार साझा करने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।